अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 7 से इस लेक्चर में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो लेक्चर में जो पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक लेवल है 1 to 6 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर उनमें किसी में प्रॉब्लम है तो इसका जो पार्ट 1 है एक्सरसाइज 5C का, उसमें बेसिक लेवल के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो कहता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सर इज़ 3 times as much as the number of boys who play badminton. If 12 boys who play sir play badminton instead, the number of boys who play each of these sports would be the same. Find the number of boys who play badminton. अब वो कह रहा है कि भाई एक स्कूल है जिसमें कुछ सर मतलब कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो सर खेलते हैं मतलब फुटबॉल खेलते हैं वो 3 times हैं बैडमिंटन खेलने वालों की निस्बत। अब अगर 12 बॉयज़ जो हैं वो सर के बजाय बैडमिंटन खेलें तो द नंबर ऑफ़ द बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ द स्पोर्ट्स विल बी द सेम। कह रहा है कि फिर नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो ईच गेम खेलते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो बताएं कि जो बॉयज़ बैडमिंटन खेलते हैं वो हमारे पास कितने हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ़ बॉय हु प्ले बैडमिंटन, लेट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन इज इक्वल टू x है। तो फिर आ जाएगा देन नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले दूसरी गेम हमारे पास है सर इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब 3x क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 3 गुना इज़ बॉयज़ हु प्ले सर इज़ 3 times। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सर प्ले बैडमिंटन, ठीक है, तो अब क्या है, अब वो कह रहा है कि टोटल जो बॉयज़ थे 3x है ना। अब वो ये कह रहा है कि इज़ इक्वल टू x, अभी मैं सिर्फ यानी क्या कर दिया x। अब वो कह रहा है कि अगर वो लड़के जो सर खेलते हैं वो सर के बजाय क्या खेलना शुरू कर दें, बैडमिंटन खेलना शुरू, ठीक हो गया, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें। यानी 12 बच्चे जो फुटबॉल यानी सर मत खेल रहे थे, जो सर खेल रहे थे टोटल 3x थे, कह रहे हैं उनमें से 12 जो हैं वो क्या करना शुरू कर दें, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें। तो बताएं कि कितना होगा, मतलब इसमें से 12 माइनस होगा, इसलिए माइनस हो रहा है कि इसमें से वो जो 12 हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। क्यों माइनस होंगे? क्योंकि उन्होंने फुटबॉल के बजाय वो बैडमिंटन खेलेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग, बेशक आप ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 12। ये जो x था इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 12 माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ कितने बचे जी, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचे। 12 प्लस 12 कितना हो गया जी, 24। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 12 आ गया। उसने क्या कहा है जी, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन, 12 बॉयज़ प्लेज 12 बॉयज़ प्ले हु प्ले देर आर 12 बॉयज़, देर आर नून पे चले 12 बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन, ठीक है जी। तो उसने ये कहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, 12 बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में वो ये कह रहा है कि द नंबर द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 47 इज 49 इज 2 1/4 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। अब
वो ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं जी? लेट हम करते हैं कि जो नंबर है ना, नंबर इज इक्वल टू एक्स है। अब वो कह रहा है कि उसका हाफ भी हमें चाहिए, हाफ ऑफ द नंबर। हाफ ऑफ द नंबर मतलब उसका 1/2। अब वो कह रहा है कि जो सम है कि सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, यानी जो नंबर है उसका जो हाफ है वो प्लस 49 जो इक्वल है टू 1/4x के इक्वल है। ये यानी कि वो कंडीशन बता रहे हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि हाफ ऑफ द नंबर जो कि हमारे पास क्या है 1/2x है, कह रहे हैं प्लस उसके साथ 49 ऐड करो, यानी हाफ ऑफ द नंबर जो है असल नंबर का जो हाफ है वो उसमें 49 ऐड करो, 49 ऐड करो तो वो किसकी इक्वल आता है 4 1/2, यानी इसको हम कहें 4 2 8 प्लस 1 9/4। ये 9/4 कैसे है? 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 हो गया, 8 में 1 ऐड किया 9, तो इस तरह आ गया। अब वो कह रहे हैं नंबर फाइंड करें तो 1/2x इज इक्वल टू 9/4 को जब हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा और 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये नंबर था क्योंकि नंबर उस तरफ चला गया और ये x वाली वैल्यू थी, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इस x के पास आ गई ताकि दोनों x। अब इसमें ऐसा मैं करूँगा 1 के साथ भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जो नंबर है इनमें डिनोमिनेटर मेरा सेम आ जाए। ये देखो ना, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, x माइनस 9/4x इज इक्वल टू माइनस 49। अब इसमें देखें इसके साथ 2 के साथ भी नीचे वाले नंबर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले नंबर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया। इसलिए किया कि देखो अब डिनोमिनेटर इन दोनों में मैंने क्या कर लिया? सेम कर लिया। अब इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये देखो एलसीएम 4 आ जाएगा। जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस ये 9 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा और दूसरी तरफ मेरे पास माइनस 49 इसी तरह आ जाएगा। ये जो x 2 और x हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह 9 और x भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 9 जब x से मल्टीप्लाई होगा 9x हो जाएगा और 4 क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो एक बार लिख देंगे। अब हमारे पास 9 में से चले गए मेरे पास 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी? -7x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -49। अब इसमें ये होगा कि इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू 49, ये 7/4 जो है जब उस तरफ जाएगा तो 4/7 आ जाएगा। तो मेरे पास x इज इक्वल टू ये देखें 7/4 था, जब कोई नंबर इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फ्रैक्शन में हो, यानी एक नंबर ऊपर हो एक नीचे हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, वही नंबर जब उस तरफ जाता है तो फ्लिप हो जाता है। यानी नीचे वाला नंबर देखो यूँ फ्लिप हो गया, नीचे वाला नंबर देखो ऊपर चला गया और ऊपर वाला नंबर नीचे चला गया। यही क्योंकि फ्रैक्शन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो उलट गया। अब ये देखिए 7 1 7 7 7 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 7 4 28 है। अब हम चेक करते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो द नंबर इज 28, यानी नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 28 है। नंबर आ गया जी 9, जिसमें वो कहता है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68। कह रहा है कि व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4, कह रहे हैं जब नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, कब? बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 68, यानी 68 में से सब्ट्रैक्ट करने से पहले। द रिजल्ट obtain is the same as 3 times the sum of the number and 4 फाइंड नंबर। मैं साथ साथ क्योंकि एक स्टेटमेंट 3-4 हिस्सों में मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम पहले ये कर लेते हैं कि लेट जो नंबर है ना, नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी?
लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर हम क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं सपोज, क्योंकि उसने दिया नहीं है। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया। आगे कहते हैं मल्टीप्लाई, व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम लिखेंगे व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कह रहे बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, अब कह रहे बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब है कि हमने 60 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, इसे सब्ट्रैक्ट करने से पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है अब इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, तो नंबर 4 हो गया, 4x हो गया। कब, कह रहे बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 68 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है कि इस नंबर को असल में ये करना था, जो नंबर हमारे पास है उसे 68 से सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ये करना है कि उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक जो पहली स्टेटमेंट है वो कहते हैं व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, कि नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करने से पहले, और सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 68 से। तो इसलिए हमने इस नंबर को 68 से सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन उससे पहले हमें वो कह रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए हमने नंबर लेट किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम इक्वल कर ये हो गया ना हमारे पास। अच्छा, इसमें ना एक और वो जो चीज़ कहता है द रिजल्ट इज ऑब्टेन द सेम। अब कह रहे हैं रिजल्ट जो है वो सेम होगा, कैसे सेम होगा, एज 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 4। अब कह रहा है कि 3 टाइम्स, हम लिखते हैं 3 टाइम्स, ये आ रहा है ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर एंड 4। द रिजल्ट इज obtained as the same as sum of द नंबर एंड 4, सम ऑफ द नंबर एंड 4। नहीं, हम क्या लिखेंगे पहले, सम ऑफ द नंबर एंड 4, सम ऑफ द नंबर, यानी उस जो नंबर है एंड 4, वो क्या हो जाएगा जी, सम ऑफ द नंबर एंड 4। नंबर हमारे पास क्या है, x है, और सम क्या है, 4, सम ऑफ द नंबर एंड 4। तो सम ऑफ द नंबर मतलब जो नंबर है हमारा वो नंबर, सम ऑफ द नंबर एंड 4, दो चीज़ें, ये वाला नंबर और 4। अब वो इससे पीछे जो कंडीशन लगा रहा है, वो कंडीशन ये लगा रहा है द रिजल्ट इज ऑब्टेन द सेम, रिजल्ट इज ऑब्टेन द सेम, कह रहे हैं रिजल्ट सेम आएगा इसके साथ, कब, जब 3 टाइम्स होगा ये चीज़, यानी वो असल में स्टेट ये कह रहा है रिजल्ट इज ऑब्टेन सेम व्हेन 3 टाइम्स या 3 टाइम्स अ नंबर, यस द 3 टाइम्स अ नंबर, कौन सा नंबर, नंबर प्लस 4, यानी जो नंबर है आपके पास उसमें 4 ऐड करो वो नंबर, और 3 टाइम्स अगर उसको 3 यानी उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें हम अगर, तो उसका आंसर और जो 68 से नंबर हमने 4 टाइम किया है उसको माइनस करो तो सेम आ जाएगा। मैं और इस चीज़ को आसान आपको ज़बान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले उसने ये कहा कि हमारे पास यानी एक नंबर है, उस नंबर को आप 4 टाइम करें, कब, 68 में सब्ट्रैक्ट करने से पहले। हमने नंबर लिया, दूसरी उसने कहा 4 टाइम करो, हमने 4 टाइम कर दिया, और कहते हैं कि 4 टाइम तब करना है जब 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले। तो देखो हमने पहले 4 टाइम किया और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर 4 टाइम अ नंबर बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 68 हो गया। फिर वो कहते हैं कि उसका रिजल्ट सेम आएगा। किस तरह सेम आएगा कि उसी नंबर में 4 ऐड करो और उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसी नंबर को 4 के साथ ऐड करो, यानी 4 उसमें ऐड करो, इसी नंबर में 4 ऐड कर दो और 3 मल्टीप्लाई कर दो अगर उसके साथ, तो उसका जो रिज़ल्ट है और इसका जो रिज़ल्ट है, इन दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 68 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 12, यानी 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप ये करें कि इसको हम उधर ले जाते हैं, या इसी तरह माइनस 4x माइनस 3x इज़ इक्वल टू प्लस 12 माइनस 68। अब हमने क्या किया स्टेप में
ये जो 3x था इसके साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस का साइन था। जब ये इधर आया तो ये देखो माइनस का हो गया। ये पहले -4x था और ये वाला 3x आया तो ये भी माइनस का हो गया। ये 68 के साथ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब प्लस का है। जब यही नंबर उस तरफ गया, इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस। अब ये -4 और -3 कितना हो गया, -7x हो गया। इधर -68 में से +12 हमने क्या कर लेने हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 56, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा, -56। अब -56 क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर क्या था 68 था, इसलिए 56 के साथ साइन माइनस आया और वो माइनस। अब ये क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दो। अब 7 के साथ जो x के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 ज़र और 7 8 ज़र 56, तो x = 8। तो अब उसने क्या कहा है जी, हमें फाइंड द नंबर। हम लिख देंगे द नंबर इज़ 8, यानी हमारे पास नंबर क्या 8 है। अभी जो है उसने कहा था कि रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ। ये वाला स्टेप आपने लाजमी समझना है, जो है उसकी वजह यह है कि आपको ये पूरी स्टेटमेंट समझ आएगी। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 68 - 4x = 3 × x + 4। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरे पास आ रहा है x की वैल्यू आ रही है, वहाँ मैं x की वैल्यू की जगह 8 पुट कर देता हूँ। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर x था, मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पर x था, मैंने 8 कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया 68 - 8 4 = 32। अब 3 इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 8 और 4 12 हो गया। अब देखिए 68 में से मैंने क्या निकालना है 32। 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6, और 3 में से 3 गया तो कितना 36। 12 3 = 36। द रिजल्ट इज सेम, जो वो बात करता है the result obtained is same, the result obtained is same 3 टाइम, यानी नंबर जब 4 के साथ ऐड किया जाए तो आ जाए। अब देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। तो यही चीज़ यानी ये आपस में इक्वल हो गया था है, और हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। 6 times as old as his son, 20 years later the son will be twice as old as his son. Find the age of the man when his son was born. अब वो कह रहा है कि एक बंदा जो है, a man is 6 times as old as his son, कि एक बंदा है जिसकी एज क्या है 6 टाइम है। a man is 6 times as old as his son। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, लेट कर लेते हैं एज ऑफ सन जो है वो क्या है x ईयर्स है, ठीक है। तो मैंस एज कितनी हो जाएगी 6x ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि वो खुद कह रहा है a man is 6 time as old as his son 20 years later। अब हम क्या लेते हैं, आफ्टर 20 years, यानी 20 साल बाद क्या होगा आफ्टर 20 years। तो आफ्टर 20 years द मैन विल बी twice as old as his son। अब देखो 20 years के बाद हम देखिए, कंडीशन बाद में लगाते हैं, पहले 20 years के बाद आफ्टर 20 years सन्स एज कितनी हो जाएगी। अभी उस क्या है x का है तो कितने 20 साल बाद वो x + 20 years का हो जाएगा, यानी 20 साल उसमें और ऐड हो जाएंगे। और मैंस एज कितनी हो जाएगी, अगेन मैंस एज भी में भी क्या हो जाएगा 6x + 20 हो जाएगा, यानी वो भी 20 साल, उसकी भी एज इंक्रीज़ होगी 20 साल बाद। 20 साल से पहले उसका बेटे की उम्र क्या थी x थी, 20 साल बाद क्या हो गया x + 20, क्योंकि 20 साल बाद क्योंकि इसकी एज में भी 20 ईयर्स ऐड होंगे। पहले जो बंदा था मैन था उसकी एज 6 ईयर्स थी, तो आफ्टर 20 ईयर्स उसकी एज कितनी हो गई 6x + 20, क्योंकि 20 ईयर्स है तो 20 हो गया इन दोनों की। अब हम लगाएंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन वो ये कहता है कि जो 20 ईयर्स के बाद उसके उस जो मैन की एज है उसका वो बेटे की जो उसकी उम्र है
जो उसकी बेटे की उम्र है उसके वो 2 गुना है। द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है कि 20 साल बाद जो बंदा है उसकी उम्र जो है अपने बेटे के 2 गुना होगी। तो यहाँ पर 20 साल बाद जो उसके बेटे की उम्र x + 20 थी, यहाँ पर हमने x + 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो खुद कंडीशन लगा रहा है, द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 20 ईयर्स। तो अपने बेटे की निस्बत वो 2 गुना होगा। तो क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इसके बेटे की उम्र अपने वालिद की उम्र के इक्वल तभी आएगी जब हम इसको 2 गुना करेंगे, उसको डबल करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ था। तो ये एक कंडीशन थी जो हमने लगा दी। अब हम इसको जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 20 = 2x + क्या हो गया 40। 6x - 2x = 40 - 20। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि जो 2x था यहाँ पे कोई साइन, इसका मतलब है प्लस का था, जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। ये जो +20 था जब उस तरफ गया तो -20 हो गया। अब 6x में से 2x गया तो पीछे कितने x बचे, 4x बचे, क्योंकि इसके साथ कोई साइन या प्लस का लगा दो तो इधर भी प्लस का साइन आएगा, बिकॉज 6 = ग्रेटर 2। अब देखो 40 में से 20 गए तो 20 बचे, और साथ साइन ना भी डालो या डाल दो प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास x = क्या आ जाएगा 20, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 4 5 20 आ गया, 4 5 20। तो ये बेसिकली सन की एज है, तो 5 ईयर्स, जब वो 5 ईयर्स हो गए। ठीक है जी, x = 5 ईयर्स। अब उसने हमसे पूछा हुआ क्या है, किधर गया, फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त वो कितने ईयर्स का था। तो किधर इसकी एज है जी 6 है, मैन एज क्या आ जाएगी, ठीक है 6x - 5। अब ये वाला ऐसा हमने क्या किया, -5 इसमें क्यों किया, ये चीज़ समझने वाली। -5 इसलिए किया क्योंकि उसकी जो बेटे की एज है वो उससे क्या होगी, माइनस होगी। उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, उसमें से माइनस हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 6x की जगह क्या पुट कर दो, 5 - 5, 6 5 30 - 5 = 25 ईयर्स। क्या उसने कहा था जी, फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त उसकी उस बंदे की उम्र कितनी थी। तो अब देखो उसके बेटे की उम्र अभी हमारे पास क्या आ गई, अब 5 ईयर्स है, तो लाजमी बात है और ये जो है 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, वो ये पूछ रहा है कि व्हेन हिज सन वाज बोर्न, नहीं, जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त वो कितने साल का था। तो अब ये है कि उसके बेटे की उम्र है 5 साल, तो मैंस एज कितनी हो जाएगी, 6x कितनी है जी, बंदे की उम्र कितनी है, 6 साल है। अब उसमें से बेटे की उम्र माइनस कर देंगे। देखो 6x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 से इधर x की वैल्यू 5 पुट कर दी, 6 5 30, 30 में से 5 निकाले तो 25 ईयर्स। तो क्या है जी, द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, एंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन was born = 25 years। या आप यूँ भी लिख सकते हो, द मैन वाज 25 years when his son was born। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि अ मून केक विद 2 एग यॉक कॉस्ट
$2 मोर देन अ मून केक विद 1 एग यॉक। तो अब हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हम लेट कर लेते हैं दी कॉस्ट ऑफ 1 एग, ठीक है जी। ये हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 1 मून केक, द कॉस्ट ऑफ 1 मून केक विद 1 एग इज इक्वल टू $X, ठीक है जी। तो इसी तरह आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ 2 मून केक विद 2 नहीं, इट 1 द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 यॉक एग, द कॉस्ट ऑफ मून विद 2 यॉक एग, वो कितनी हो जाएगी? वो ये हो जाएगी कि x प्लस $2 उसने खुद कहा हुआ है, खुद उसने बताया हुआ है हमें कि अ मून केक विद 2 एग यॉक कॉस्ट 2 मोर देन अ मून केक विद 1 यॉक। ये हो गया जी हमारे पास। अब आगे जो है ना, हमने इस पर लगानी है जी कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 एग यॉक एंड 5 मून केक विद द 1 यॉक इज $130.8। अब वो ये कह रहा है कि 6 जो है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं दोबारा इस तरह, द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक, हमें पहले द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 यॉक एग क्या हो जाएगा? इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 को, ये जो एक की है, ये क्या है? एक मून केक, यानी कि 1 मून केक था जिसकी 2 यॉक कितनी थी? x प्लस 2 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और इसके साथ और कह रहा है कि जी विद 2 एंड 5 मून केक विद 1, द कॉस्ट ऑफ 5 मून केक विद 1 यॉक एग, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास जी? 5x हो जाएगा। अब आप बेशक जो अकॉर्डिंग टू गिवन, आप बेशक यहाँ लगा दें कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा जी 6 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू कितने है जी? $130, 130.80 है, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा जी? 6x प्लस 6 2 12 प्लस 5x इज इक्वल टू, बेशक डॉलर का साइन एंड पे हम लगा लेते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब देखो 6x और 5x दोनों x की वैल्यू, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 130.80। तो यह आ जाएगा जी 11x इज इक्वल टू 130.80 माइनस 12, ये प्लस 12 उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पर ही हम देखें जी 11x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन इनकी कर लेते हैं जी। क्या है हमारे पास? 130.80 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ गया जी 118.8, 118.8 आ गया। ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
इसे हम क्या कर लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय 11 कर लेते हैं, तो 10.8 आ गया जी, 10.8 आ गया। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 ईयर। अब देखो द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 योग एग, ये क्या होगा इसमें, वो हमने हमारे पास क्या है x+2 है, इज इक्वल टू x+2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.8 + 2, तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू 12.8। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगा $12.8। आप चाहो तो साथ 12.8 का मतलब कैलकुलेटर तो उसको यूं ही बताता है ना, तो 12.8 का मतलब है 12.80। तो उसने कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 यॉक एग, द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 यॉक एग हमारे पास कितना आ गया 12.80 यानी डॉलर आ गया हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी जो 12 है वो कह रहा है John Way has 12 more cent coins than 20 cent coin. The total value of all his coin is $5.40. Find the total number of coins he has. तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि साथ साथ कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लेट द नंबर ऑफ कर लेते हैं, लेट द number of 2 cent coins John Way as कितने हैं जी, लेट कर लेते हैं यानी एक्स कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी 10 सेंट कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 सेंट था तो अब 10 सेंट कॉइन जॉन वे हैज़, ये हमारे पास उसने कितना कहा हुआ है जी 12 मोर, तो x+12 हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं जॉन वे हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स देन 20 सेंट कॉइन्स। अच्छा सॉरी, ये 2 नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास ये 20 है, 20 सेंट कॉइन। वो ये कह रहा है कि जो जितने 20 कॉइन साइन है ना 20 सेंट कॉइन्स हैं उसके पास, यानी 20 सेंट के जितने उसके पास सिक्के हैं ना उनकी निस्बत जो 10 सेंट के कॉइन के सिक्के हैं ना वो 12 ज़्यादा है। हमने ये लेट कर लिया कि अगर 20 जो सिक्के हैं उसके पास वो जो 20 सेंट के कॉइन है यानी 20 सेंट वाले कॉइन्स हैं वो कितने हैं, यानी वो सिक्के जो 20 सेंट के हैं वो x हैं, तो फिर हमारे पास जो वो सिक्के जो 10 सेंट के हैं वो कितने हो जाएंगे x+12। x+12 क्यों होगा, इसलिए x+12 हो रहा है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जो 20 वाले सिक्के हैं 20 सेंट वाले सिक्के हैं उनकी निस्बत 10 सेंट वाले सिक्के 12 ज़्यादा हैं उससे। किससे 12 ज़्यादा है, 20 सेंट जो वाले सिक्के हैं उनकी निस्बत। मतलब उसके पास कुछ सिक्के सपोज क्या हैं 20 सेंट वाले और 10 सेंट वाले भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो 20 सेंट वाले सिक्के हैं ना उनकी निस्बत जो 10 सेंट वाले सिक्के हैं वो 12 ज़्यादा है। तो जब हमने ये किया कि जो 20 सेंट वाले सिक्के हैं फ़र्ज़ कर लिया वो कितने x हैं उसके पास, तो 10 सेंट वाले सिक्के उसके पास 12 ज़्यादा हो जाएंगे कि x+12, क्योंकि 20 सेंट की निस्बत ये 12 हमारे पास क्या है ज़्यादा है। यहाँ तक तो उसने एक कंडीशन लगा दी। अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये है आ जाएगा जी कि इसके अलावा और भी कहते हैं 20 सेंट कॉइन्स। अच्छा जी, इसमें 20 सेंट कॉइन्स भी उसने दिए हुए हैं, वो भी लिख लेते हैं 20 सेंट कॉइन्स कुल कितना हो जाएगा x+ देखो जी हमारे नहीं 20x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब हमने ये करना है
कि कंडीशन हमारे पास जो उसने हमें बताई हुई है ना, वो है जी x प्लस 12 10 प्लस 20 x की कंडीशन बताया हुआ है कितना हमें बताया हुआ है 5.40 क्या बताया हुआ है 5.40 दे दिया, ठीक है जी 5.40 दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो ये 20 कहाँ से आया और इसके साथ 10 कहाँ से आया, ये समझने की बात है। अब देखो जो 20 सिक्के थे वो उनको हमने x कहा, यानी एक सिक्का हमारे पास x है ना, तो इसलिए 20 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई इसलिए हुआ कि 20 जो सेंट कॉइन्स हैं वो 20x हो जाएंगे, यानी एक सिक्का अगर x है तो दूसरे जो हैं हमारे पास 20 सिक्के तो 20x हो जाएगा। अब ये जो 10 सेंट वाले सिक्के हैं वो कितने x प्लस 12 है, तो इसलिए 10 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। इस x प्लस देखो x प्लस 12 के साथ ये वाला 10 इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, यानी ये उस वैल्यू को बता रहा है, यानी नंबर ऑफ 10 जो सेंट कॉइन्स हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भाई ये कौन से सिक्के हैं 10 सेंट वाले हैं। x प्लस 12 10 सेंट वाले सिक्के हैं, x 20 सेंट वाले सिक्के हैं। कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो 5.40, उसकी इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है 20 सेंट वाले सिक्कों की और 10 सेंट वाले सिक्कों की जो टोटल वैल्यू है वो $5.40 है, ठीक है $5.40 है। तो इसलिए हमने क्या किया, कंडीशन लगाई x प्लस 12 प्लस 20x, इसके साथ x के साथ इस x के साथ 20 मल्टीप्लाई हुआ। क्यों 20 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि जो 20 वाले सिक्के हैं, और x प्लस 12 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ। क्यों 10 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 10 सेंट कॉइन्स हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x, 10 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर अब 10 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है तो 120 आ जाएगा और 20x आ जाएगा और इधर 5.40 आ गया, ठीक है 5.40 है। अब ये हो जाएगा, ये x है और ये भी x है, 10x और 20x टोटल कितने x हो गए 30x, ये 5.40 आ गया माइनस 120। अच्छा जी 540 है, ये कितना है जी हमारे पास 540 है, तो 5 ये कितना है जी 540 है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 30x इज इक्वल टू, हमारे पास हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको जी, तो कितना जी 540 120 420 आ गया, 420 आ गया। अब x इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय पीछे क्या बचेगा यानी 30 आ जाएगा, ये वाला 0 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमें से 30 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 30 कर लेते हैं तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 14 आ गई है। तो अब उसने हमसे क्या पूछा है जी, फाइंड द टोटल कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़। ये देखो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जी, 10 सेंट वाले कितने हैं x हैं, और ये वाले कितने हैं x प्लस 20 वाले x हैं और 10 वाले कितने हैं x प्लस 12 है। तो ये कितना हो जाएगा x और x 2x प्लस कितना हो जाएगा जी 12। अब 2 इधर जी 14 से क्या कर दो, x की जगह 14 लिख दो प्लस 12। ये देखो क्या किया, x की वैल्यू देखो क्या है 14 है तो x की जगह 14 लिख दिया, 14 2 ज़र कितना हो गया जी 28 और 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे उसके पास कितने आ गए 40 आ गए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा अब 13 में वो ये कह रहा है कि कैट साइकिल द फर्स्ट 350 किलोमीटर और 470।
तो आई होप के स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके जो क्वेश्चन हो इंशाल्लाह वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उस कमेंट में आपका ज़रूर जवाब दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।